Hello friends, once again I welcome you all to RBS classes The Pariksha Guru, and I am here with a new topic, and that is very important topic. But before going through our topic, I will like to suggest you to watch, like, subscribe and share this channel, and don't forget pressing bell icons in order to get all the notifications. And very soon we are going to begin our classes on app, and on that app only those students, those candidates can take classes or regular classes who have already taken admissions. So directly I shift to my topic that I have brought for you today, and the topic is Greek tragedy. Greek tragedy. Greek tragedy. Greek tragedy. As you know that the course you were studying for is TGT, PGT, LT, NET, JRF and हायर एजुकेशन. ये वो कोर्सेस होते हैं, ये वो तैयारी है जहां क्वेश्चंस मोस्टली कहीं से भी पूछे जा सकते हैं और आप ये नहीं कह सकते कि ये आउट ऑफ सिलेबस है. क्यों? क्योंकि सिलेबस में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है. जैसे आप कहेंगे कि अगर हमारे कोर्स में इंग्लिश है तो फिर ये ग्रीक ट्रेजेडी यहां क्या कर रही है. बट फ्रैंक टू से दैट ग्रीक ट्रेजेडी इज एक्चुअली अ बैकग्राउंड फॉर द लिटरेचर दैट यू फाइंड इन इंग्लैंड और इन यूरोप. ठीक है, इंग्लिश में जो भी आपको लिटरेचर मिलता है, जो भी आपको इंग्लिश में कुछ भी साहित्य मिलता है, उनके बैकग्राउंड्स आपको ग्रीक ट्रेजेडी में या ग्रीक लिटरेचर में, साथ ही रोमन लिटरेचर में मिलता है. ठीक है. सो अगर हमें शेक्सपियरियन ट्रेजेडी समझनी है, दैट आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द नोट्स ऑन. अगर हमें शेक्सपियरियन ट्रेजेडी समझनी है, अगर हमें एरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी समझनी है, अगर हमें रेस्टोरेशन ट्रेजेडी समझनी है या हीरोइक ट्रेजेडी समझनी है, कोई भी ट्रेजेडी समझनी है, तो ग्रीक ट्रेजेडी से होकर हमें गुजरना पड़ेगा. Because Greek tragedy is in the background of all sorts of tragedies that we have to study or we have gone through. जिन ट्रेजेडीज को हमने पढ़ा है या जिन ट्रेजेडीज को हम पढ़ेंगे, उन ट्रेजेडीज का बैकग्राउंड आपको यहां मिलेगा, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है. ठीक है. तो ग्रीक ट्रेजेडी मैंने क्यों लिखा? बिकॉज ग्रीक ट्रेजेडी इज इन द बैकग्राउंड ऑफ all sorts of tragedies that you will have to study here. ठीक है. सो ग्रीक ट्रेजेडी, अगर हम बात करें ग्रीक ट्रेजेडी क्या हो सकती है, तो आप कहेंगे कि ग्रीक ट्रेजेडी इज अ ट्रेजेडी दैट इज एसोसिएटेड विद ग्रीस और ग्रीक कॉन्सेप्ट. ग्रीक ट्रेजेडी वो ट्रेजेडी है जो यूनान से जुड़ी हुई है या यूनानी विचारधाराओं से जुड़ी हुई है. ग्रीक ट्रेजेडी को ही एक और ट्रेजेडी कहते हैं. इसको खूब अच्छे से देख लीजिए आप. इसी को हम एरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी भी कहते हैं, क्योंकि इसके जो मुख्य कर्ता धर्ता है वो अरिस्टोटल है. अरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी. जितने भी कॉन्सेप्ट आपको ग्रीक ट्रेजेडी में मिलेंगे, सेम कॉन्सेप्ट आपको अरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी में मिलेंगे. और ग्रीक ट्रेजेडी वास्तव में कह सकते हैं इट इज अ काइंड ऑफ क्रिएशन ऑफ अरिस्टोटल. हालांकि ये पहले से लिखी जाती थी, लेकिन अरिस्टोटल के आते ही इसका महत्व हद से ज्यादा बढ़ गया. इसलिए यह कहना कि ग्रीक ट्रेजेडी अरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी के कॉन्सेप्ट पर चलती है या अरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी के कॉन्सेप्ट पर ग्रीक ट्रेजेडी चलती है, या दोनों कॉन्सेप्ट लगभग सेम है, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी. दैट विल नॉट बी हाइपरबली. वो हाइपरबली नहीं होगा. अगर इसी को हम क्लासिकल ट्रेजेडी भी कह दें तो कोई गलती नहीं होगी. क्लासिकल
ट्रेजेडी। तो अगर हम कहें ये तीनों वास्तव में एक ही हैं या तीनों एक दूसरे के समानार्थी हैं या कहें तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, तो कोई अतिशयोक्ति फिर से नहीं होगी। हालांकि नाम तो बदला ही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ग्रीक ट्रेजेडी दैट इज एसोसिएटेड विद ग्रीस, और यूनान बहुत सालों से है। यूनान में अरिस्टोटल पैदा हुए, इसका मतलब यूनान की जो ट्रेजेडी है वो अरिस्टोटल से पहले शायद रही होगी। इसके बाद अरिस्टोटलियन ट्रेजेडी, जो ट्रेजेडी उतनी महत्वपूर्ण नहीं हुआ करती थी, उतनी कंसेप्चुअलाइज्ड नहीं थी, उतना उसमें कुछ डेकोरेशन नहीं था, अरिस्टोटल ने आके उसको सजा बजा दिया, इसलिए अरिस्टोटल के बाद से ये ट्रेजेडी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाने लगी। ध्यान रहे, अरिस्टोटल ने बहुत सारी ट्रेजेडी नहीं लिखी है, बट ही हैज गिवन द थियरी ऑन ट्रेजेडी। ट्रेजेडी के ऊपर उन्होंने थियरी दी है। ही हैज गिवन द प्रिंसिपल्स ऑन ट्रेजेडी। ट्रेजेडी के ऊपर उन्होंने प्रिंसिपल्स दिया है, मतलब कहां कैसे क्या दिखाया जाना चाहिए ट्रेजेडी में, अरिस्टोटल ने बताया। एक्चुअली अरिस्टोटल ने एक बुक लिखी है जिस बुक का नाम है पोएटिक्स। पोएटिक्स, पोएटिक्स बुक लिखी किसने? अरिस्टोटल ने। और कब लिखी इन्होंने? 330 BC। What do you understand by 330 BC? BC का सिंपल सा मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब 330 years बैक ऑफ द क्राइस्ट बर्थ, और 330 years बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह ने जब जन्म लिया था, तो उससे भी 330 साल पहले की बात है। अगर मैं पूछूं आपसे कि ईसा मसीह ने कब जन्म लिया था, तो आज से लगभग 2022 साल, अभी 2022 चल रहा है, 2022, तो 2022 साल पहले ईसा मसीह ने जन्म लिया। और अगर उसमें हम 330 वर्ष और जोड़ दें तो पोएटिक्स का समय दिखाई देने लगेगा, मतलब कि 2352 साल पहले पोएटिक्स लिखी गई। और इसी पोएटिक्स में ओनली इन दिस राइटिंग, ओनली इन दिस क्रिटिक, पोएटिक्स क्या है? इट वॉज अ काइंड ऑफ क्रिटिक। ये क्रिटिक है। क्रिटिक क्या होता है, इस शब्द को समझ लीजिए। क्रिटिक क्या होता है? रिटन बाई खूब अच्छे से समझ लीजिए। जैसे एक ड्रामेटिस्ट होता है, नाटककार होता है, वो क्या लिखेगा? नाटक, ड्रामा। एक प्ले राइट होता है, वो क्या लिखेगा? प्ले लिखेगा। एक पोएट होता है, वो पोएट्री लिखेगा। एक एसेइस्ट होता है, वो एसे लिखेगा। एक नॉवेलिस्ट होता है, वो नॉवेल लिखेगा। उसी तरीके से जो क्रिटिक होता है, ये क्या लिखेगा? ये लिखेगा। क्रिटिक जो होता है, जब वो कोई बुक लिखता है, कुछ भी लिखता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिटिक। खूब अच्छे से इस बात को समझ लीजिए, खूब अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो जो पोएटिक्स थी, इट वाज एक्चुअली अ काइंड ऑफ ट्रिटाइज, इट वाज एक्चुअली अ काइंड ऑफ क्रिटिक। तो इसमें उन्होंने ग्रीक ट्रेजेडी से संबंधित बहुत सारी थियरीज दिया। उन थियरीज के कारण ग्रीक ट्रेजेडी में जो मूल चूक परिवर्तन हुए और उसके बाद जो ट्रेजेडी बनी, दैट इज कॉल्ड अरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी। और क्लासिकल ट्रेजेडी और ग्रीक ट्रेजेडी में ज्यादा अंतर नहीं है। क्लासिकल ट्रेजेडी वो ट्रेजेडी होती है जो रोमन्स और ग्रीक कॉन्सेप्ट के द्वारा कंसेप्चुअलाइज्ड होके एक नई ट्रेजेडी बनती है, दैट इज कॉल्ड क्लासिकल ट्रेजेडी। क्लासिकल मतलब व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय क्लासिक? अगर कोई आपसे कहे कि क्लासिक क्या होता है, व्हाट इज क्लासिक, पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फिर इसको डिस्कस करेंगे। व्हाट इज क्लासिक? तो आप कहेंगे क्लासिक मीन्स मॉडल, सैंपल। क्लासिक मीन्स मॉडल, सैंपल। अगर कहें ये क्या है, दैट इज फॉलोड बाय टाइम टू कम।
दैट इज फॉलोड बाई टाइम टू कम, मतलब आने वाले, जैसे आज किसी ने लिख दिया और आने वाले समय में उसे फॉलो किया जाए या आने वाले समय में उसे फॉलो किया गया, देन दैट इज कॉल्ड मॉडल, दैट इज कॉल्ड सैंपल, दैट इज कॉल्ड क्लासिक। तो ये जो क्लासिकल ट्रेजेडी है, इट केम टू बी इमिटेटेड इन टाइम टू कम, आने वाले समय में इसे क्या किया गया, इमिटेट किया गया, इसकी नकल की गई, इसको फॉलो किया गया, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड क्लासिकल ट्रेजेडी। And one more reason is behind calling it classical tragedy, that it was written and performed in classical age. Classical मतलब रोमन एंड ग्रीक पीरियड में इसे क्या किया गया, इसे परफॉर्म किया गया। इज दैट क्लियर? तो ये है क्लासिकल ट्रेजेडी इज अ ट्रेजेडी एसोसिएटेड विद क्लासिकल पीरियड। अरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी इज अ ट्रेजेडी एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ अरिस्टोटल, अरस्तु के नाम से संबंधित है। एंड ग्रीक ट्रेजेडी इज अ ट्रेजेडी एसोसिएटेड विद ग्रीस, यूनान से संबंधित है। तो तीनों में लगभग ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम देखने जा रहे हैं ग्रीक ट्रेजेडी और अरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी। वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी एनी ट्रेजेडी, वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी a tragedy entitled with its name, but we are going to study the theory of Aristotelian tragedy or theory of Greek tragedy or classical tragedy कि कैसी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रेजेडी। अब ग्रीक ट्रेजेडी के तहत हम ट्रेजेडी पढ़ रहे हैं, ध्यान रहे, जितनी भी बातें हम करेंगे वो हम ग्रीक ट्रेजेडी की बातें करेंगे, लेकिन हम लिखेंगे ट्रेजेडी। ग्रीक ट्रेजेडी, ग्रीक ट्रेजेडी। ठीक है, नाउ अरिस्टोटल क्या कहते हैं, जब मैंने शेक्सपियरियन ट्रेजेडी को डिस्कस किया था तो उसमें मैंने अरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी को भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, ओनली इन ऑर्डर टू गेट अ डिफरेंस। ठीक है, कि जिससे हमको एक डिफरेंस मिल जाए कि वास्तव में क्या है। ठीक है, तो जब दो चीजों को हम पढ़ते हैं साइमल्टेनियसली, साथ साथ इन अ पैरेलल वे, तो दोनों चीजें क्लियर होती चली जाती हैं। तो हमने उस समय अरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी की बात की थी, आज उसी को हम फिर से देखने जा रहे हैं। ग्रीक ट्रेजेडी, व्हाट इज ट्रेजेडी? द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन राइजेस दैट व्हाट इज ट्रेजेडी इफ वी आर गोइंग टू डिस्कस अरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी और ग्रीक ट्रेजेडी। तो बहुत शॉर्ट में डेफिनेशन लिख रहा हूं। Tragedy is then an imitation of action. Tragedy is then an imitation of action that is, पूरी डेफिनेशन, दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ a certain magnitude. Its language must be embellished with all sorts of ornaments. It must arouse pity and
fear. A tragedy must be capable of producing cathartic इफेक्ट। कुल मिला के सबसे पहली बात, when Aristotle was giving the theory on tragedy, then English language was not in the existence. जब अरिस्टोटल ट्रेजेडी के ऊपर अपनी थियरी दे रहे थे तब अंग्रेजी भाषा अस्तित्व में थी ही नहीं। तो अब आप कहेंगे कि सर उन्होंने अंग्रेजी में कैसे लिख दिया ये डेफिनेशन? तो अंग्रेजी में उन्होंने नहीं लिखा, उन्होंने अपना ग्रीक लैंग्वेज में लिखा होगा, लेकिन हम लोग उसको ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं। दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी गिवन बाय अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने जो ट्रेजेडी की डेफिनेशन दी, उस डेफिनेशन को जब हम लोगों ने अंग्रेजी में कन्वर्ट किया तब हमें ये मिला। और अगर इस डेफिनेशन को हम समझ लेते हैं तो ट्रेजेडी का जो आधा कंसेप्ट है, स्पेशली अरिस्टोटेलियन और ग्रीक और क्लासिकल ट्रेजेडी का जो आधा कंसेप्ट है वो समझ में हमें आ जाएगा। ठीक है, आधा कंसेप्ट हमें समझ में आ जाएगा। चलिए ट्राई, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस। ट्रेजेडी इज देन एन इमिटेशन, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इनसाइड योर ब्रेन्स। पहली चीज जो आपको अपने दिमाग में रखनी है वो ये रखनी है कि ट्रेजेडी एक इमिटेशन है। इमिटेशन मतलब ऑब्जर्वेंस है, नकल है, मिमिक्री है। जो हम समाज में देखते हैं वैसा ही जब हम करने का प्रयास करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड इमिटेशन, देन दैट इज कॉल्ड मिमिक्री। हम किसी की आवाज सुनते हैं, उसी आवाज में बोलने का प्रयास करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड मिमिक्री। वो मिमिक्री होती है। ये डेफिनेशन किसने दी है? ये डेफिनेशन दिया है अरिस्टोटल ने। ये डेफिनेशन दिया है अरिस्टोटल ने, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कहां दिया है? पोएटिक्स में। अरिस्टोटल इन, ये जो थियरी है ये अरिस्टोटल ने अपने बुक पोएटिक्स में दिया है। और पोएटिक्स कब लिखी गई मैं पहले ही बता चुका हूं। तो ट्रेजेडी इज देन एन इमिटेशन। ट्रेजेडी कुल मिलाकर एक क्या है? इमिटेशन है। महत्वपूर्ण है किस चीज का इमिटेशन है? इमिटेशन ऑफ एक्शन। लाइफ इज इंपॉर्टेंट व्हेन इट इज फुल ऑफ एक्शन। जिंदगी आपकी तभी महत्वपूर्ण है जब इसमें एक्शंस भरे हुए हों। एक्शन क्या होता है? एक्शन क्या होता है देखिए मैं आपको दिखाता हूं एक्शन क्या होता है। देखिए पहले तो समझने का प्रयास करिए एक्शन क्या होता है। तब आपको समझ में आएगा कि ठीक है एक्शन। व्हाट इज एक्शन? अभी क्या कहा गया? ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एक्शन। तो एक्शन की नकल है। तो अगर हमें यही नहीं पता होगा कि एक्शन क्या होता है तो हम कैसे जाने किस चीज की नकल है? ये देखिए आप दो शब्दों को आप ले लीजिए और उन्हीं दोनों शब्दों से आप समझने का प्रयास करिए कि एक्शन क्या होता है। एक होता है एक्शन और एक होता है बिहेवियर। क्या? बिहेवियर। ठीक है, एक्शन एंड बिहेवियर। व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन दीज टू? इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? आपसे कोई पूछे कि एक्शन और बिहेवियर में क्या अंतर है तो आप हमेशा कहेंगे कि एक्शन इज ऑलवेज गोल ओरिएंटेड। इसका कुछ गोल होता है। ये हमारी कोई भी गतिविधि
हम कुछ भी करते हैं अगर उसका कोई उद्देश्य है, कोई गोल है, गोल ओरिएंटेशन दिख रहा है, देन दैट इज कॉल्ड एक्शन। एक्शन कभी भी निरर्थक नहीं होता है। और जो बिहेवियर होता है, एक्टिविटीज विदाउट गोल, जब बिना उद्देश्य का हम कोई काम करते हैं तो दैट इज कॉल्ड बिहेवियर। जैसे दीज आर द वर्ड्स फ्रॉम सोशियोलॉजी, ये समाजशास्त्र के शब्द हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए हम नाक में उंगली कर रहे हों और वो नेचुरल हो, वैसे ही उंगली नाक में चली गई हो, हमें पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, अपने आप ऐसा हो गया है, देन दैट इज कॉल्ड बिहेवियर। कभी कभी हम चेयर पर बैठे होते हैं, हमारी टांग हिलती रहती है, पैर हम हिलाते रहते हैं, हमें पता नहीं है कि उसे हम हिला रहे हैं, then that is called behavior, because these activities are natural and these activities are without goal। और एक्शन क्या होता है? अगर हम नाक में उंगली करें और उसका उद्देश्य ये हो कि सामने कोई बैठ के खाना खा रहा है या कुछ कर रहा है तो उसको हम डिस्टर्ब करना चाहते हैं उस एक्टिविटी से, इस उद्देश्य के साथ जब हम नाक में उंगली करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्शन। पैर हम चेयर पर बैठकर इसलिए हिला रहे हैं कि हमें उससे आराम मिलेगा या हम किसी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, देन दैट इज कॉल्ड एक्शन। और जब हमारी कोई भी गतिविधि उद्देश्य के साथ होती है और समाज में उस गतिविधि को देखकर उसको हम अपने नाटकों में उतारने का प्रयास करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड देन दैट इज कॉल्ड बिहेवियर। ठीक है। दूसरी चीज डेफिनेशन बताई, ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एक्शन। अगली बात में यह है कि इट्स लैंग्वेज मस्ट बी इम्बेलिस्ड। नहीं, इसके साथ ही यह भी बताया गया, ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एक्शन दैट इज सीरियस। एक्टिविटी जो सीरियस हो, कंप्लीट हो, पूरा हो और उसमें कुछ चुंबकत्व का गुण हो। चुंबकत्व का मतलब होता है आपको अट्रैक्ट करने की क्षमता रखने वाला एक्शन। ये नहीं कि कोई भी छोटा मोटा कार्य उसके ऊपर हम ट्रेजेडी लिख रहे हैं। आपके जीवन में जो महत्वपूर्ण गंभीर गतिविधियां होती हैं, जब उसके ऊपर हम कुछ लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेजेडी। साथ ही साथ कहते हैं कि जो इसकी भाषा है, भाषा पूरी तरीके से हर प्रकार के आभूषणों से सजी होनी चाहिए, अच्छी भाषा बोली जानी चाहिए। जैसे आप रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, उसमें जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ही सदी हुई भाषा होती है। ऐसा सामान्य भाषा नहीं यूज करते हैं, जैसे कि आमतौर पर हम बातचीत, कन्वर्सेशनल लैंग्वेज वी डू नॉट यूज, वी यूज a special language that we find filled with all sorts of ornaments। हर प्रकार की गतिविधियों, हर प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित भाषा हम बोलते हैं। ठीक है। साथ ही क्या कहते हैं, इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ अराउजिंग पिटी एंड फियर। थोड़ा डर होना चाहिए, थोड़ी दया होनी चाहिए। अगर ये भावनाएं जागृत नहीं होती हैं ट्रेजेडी देखकर, तो ट्रेजेडी बेकार है। साथ ही कहते हैं कि इट मस्ट प्रोड्यूस कैथार्टिक इफेक्ट। कैथार्टिक इफेक्ट इसमें होना चाहिए। कैथार्टिक इफेक्ट की बात हम बाद में करेंगे। ठीक है। यह शेक्सपियरियन ट्रेजेडी पढ़ाते समय मैंने इसकी चर्चा की है, लेकिन आज भी करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल there are 6 the most important components of a tragedy। किसी भी ट्रेजेडी के 6 सबसे महत्वपूर्ण, देखिए 6 important
elements of a Greek ट्रेजेडी। किसी भी ग्रीक ट्रेजेडी के, देखिए जब अरिस्टोटल ने लिखा होगा तो ये उन्होंने नहीं लिखा होगा ग्रीक ट्रेजेडी के 6 महत्वपूर्ण, लिखा होगा ट्रेजेडी के 6 महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स। वो तो हमने लिख दिया कि ग्रीक ट्रेजेडी के, क्योंकि ग्रीक ट्रेजेडी हम पढ़ रहे हैं। ठीक, ये 6 कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 प्लॉट, नंबर 2 कैरेक्टर, नंबर 3 थॉट, नंबर 4 डिक्शन, नंबर 5 melody, and number 6 spectacle। देखिए यहां एक कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। कुछ बुक्स में और कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि ये जो क्रम है ये थोड़ा उल्टा है। कुछ लोग कहेंगे पहले स्पेक्टेकल आता है फिर मेलोडी आता है, कुछ लोग कहेंगे पहले मेलोडी आता है फिर स्पेक्टेकल आता है, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि क्रम क्या है। अब यहां देख लीजिए आप नोट करके एक बात, नोट these elements have been given here in accordance with their these elements have been given here। ये जो तत्व हैं ये यहां दिए गए हैं उनके महत्व के आधार पर। जैसे उनके महत्व होंगे उसी क्रम में ये लिखे गए हैं। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ कि प्लॉट जो है इन अ ग्रीक ट्रेजेडी, इन अ क्लासिकल ट्रेजेडी, इन एन अरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी, प्लॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। ये टीजीटी पीजीटी एग्जाम में कई बार आया है कि विच एलिमेंट ऑफ अरिस्टोटल इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ ग्रीक ट्रेजेडी। तो आपका जो जवाब होगा वो होगा प्लॉट। और अगर आप वास्तव में इसको याद रखना चाहते हैं तो लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। यहां देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल plot is the soul of tragedy। प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी का मतलब है ग्रीक ट्रेजेडी। हमने ट्रेजेडी लिखा लेकिन अरिस्टोटल भी ट्रेजेडी लिखते होंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स इट मस्ट बी ग्रीक ट्रेजेडी। लेकिन जो लिखता है वो अपने ट्रेजेडी के बारे में थोड़ी लिखेगा, वो तो ट्रेजेडी लिख रहा था। जैसे आज मैं कोई ट्रेजेडी लिखूं तो ये थोड़ी ना लिखूंगा कि मैं इंडियन ट्रेजेडी लिख रहा हूं, मैं ट्रेजेडी लिख रहा हूं। क्योंकि मैं इंडिया से बिलोंग करता हूं ऑटोमेटिकली ये इंडियन ट्रेजेडी हो जाएगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी। ये प्लॉट जो होता है ये ट्रेजेडी की आत्मा होती है। सब और आत्मा से महत्वपूर्ण तो कुछ नहीं है। अगर आत्मा है तो फिर हो ही गया, सबसे महत्वपूर्ण यही है।
ठीक है, तो प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी। अब सवाल ये उठता है व्हाट इज प्लॉट, प्लॉट है क्या? सवाल ये उठता है कि प्लॉट है क्या। अब देखिए प्लॉट, प्लॉट क्या हो रहा है, प्लॉट क्या होता है? प्लॉट प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ इंसिडेंट्स, घटनाओं का उचित प्रबंधन। घटनाएं जिस क्रम में घटती हैं उसी क्रम में जब हम घटनाओं को रखते हैं, देन दैट इज कॉल्ड प्लॉट। प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ इंसिडेंट्स मतलब जो प्लॉट्स होते हैं वो आपकी कहानियां होती हैं। प्लॉट को अरिस्टोटल ने दो हिस्सों में बांटा, एक को उन्होंने कहा प्रिंसिपल प्लॉट और दूसरे को उन्होंने कहा सब प्लॉट। प्रिंसिपल प्लॉट जिसमें आपका प्रोटोगोनिस्ट पाया जाता है, जो प्रिंसिपल कैरेक्टर होता है वो पाया जाता है, उसके इर्द गिर्द जो कहानी घूमती है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल प्लॉट। और जो आपका सब प्लॉट होता है उसमें उसके असिस्टिंग कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। तो उन्होंने दो और एक बंटवारा उन्होंने प्लॉट के रूप में किया। उन्होंने कहा एक होता है सिंपल प्लॉट और एक होता है कॉम्प्लेक्स प्लॉट। जो असिस्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं वो सिंपल प्लॉट के तहत चलते हैं और जो आपका प्रिंसिपल कैरेक्टर होता है उसके इर्द गिर्द घूमने वाली जो कहानी होती है दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लॉट। ठीक है, तो प्लॉट के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्लॉट अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल इज कंसीडर्ड टू बी द सोल ऑफ ट्रेजेडी एंड दैट इज व्हाई इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ ट्रेजेडी। लेकिन अगर हम शेक्सपियर के कॉन्सेप्ट में कहें तो फॉर शेक्सपियर प्लॉट इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बट इट इज कैरेक्टर। बस इतना ही अंतर है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी और अरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी में। अरिस्टोटल की ट्रेजेडी में प्लॉट सबसे महत्वपूर्ण है और शेक्सपियर के ट्रेजेडी में कैरेक्टर सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो प्लॉट इस तरीके से। अगला जो था वो था कैरेक्टर। कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब चरित्र। चरित्र का मतलब किसी इंसान का चरित्र नहीं, इसका मतलब किसी भी नाटक में रोल अदा करने वाले लोग, चरित्र। ठीक है, जैसे नायक नायिका, दीज आर कैरेक्टर्स, ये कैरेक्टर्स होते हैं। सवाल ये उठता है कि कैसे कैरेक्टर की चर्चा करना चाहते हैं अरिस्टोटल। Aristotle says that characters, especially the big characters, especially the protagonists and assisting characters, must be taken from high degree, high society. ऊंचे समाज से ये आने चाहिए। क्यों? Because they will be able to draw the attention of the audience. वो दर्शकों के अटेंशन को अपनी तरफ ड्रा करेंगे। ठीक है, उन्होंने कैरेक्टर के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, इसको आप सुन लीजिए, मैं लिख भी देता हूं। ये देखिए, कैरेक्टर मतलब प्रोटोगोनिस्ट की बात हम करने जा रहे हैं। द प्रोटोगोनिस्ट must not be paragon of virtues, because a paragon virtues cannot be punished। उन्होंने कहा कि जो प्रिंसिपल कैरेक्टर होगा, प्रोटोगोनिस्ट होगा, उसके अंदर कुछ गलतियां होनी चाहिए, क्योंकि एक पैरागन ऑफ वर्चू मतलब जो गुण ही गुण जिसके अंदर हो उसे हम पैरागन ऑफ वर्चूज कहते हैं, उसे हम
देखिए ग्रामर आपका कहता है कि यहाँ द नहीं यहाँ अ होना चाहिए और यहाँ अ नहीं द होना चाहिए, लेकिन हम ग्रामर नहीं पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं आपको लिटरेचर, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो अगर किसी के अंदर गुण ही गुण होंगे तो उसको हम दंडित नहीं कर सकते। अगर किसी को मरना है और उसे मरने के कारण ट्रेजेडी होगी तो उसके अंदर कोई ना कोई गलती होनी चाहिए। तो कैरेक्टर के बारे में उन्होंने ये कहा। फिर आता है थॉट, आपका थॉट, थॉट सोच, विचार, कथावस्तु, थीम, ये सब वही है। बिना थीम के कोई भी कहानी नहीं लिखी जा सकती है। किस तरीके से राइटर ने सोचा है, किस तरीके से डायरेक्टर्स ने उसको डायरेक्ट किया है, ये सब थॉट पर डिपेंड करता है। अब देखिए इसके बाद आता है डिक्शन। डिक्शन, डिक्शन सिंपली मींस चॉइस एंड अरेंजमेंट ऑफ वोकेबुलरी। इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? चॉइस एंड अरेंजमेंट ऑफ वोकेबुलरी, मतलब शब्दों का सही सही चयन और उनको सही सही स्थानों पर रखना। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है डिक्शन। ये लैंग्वेज से संबंधित है, ठीक है। अगर डिक्शन को ढंग से जानना है तो गो एंड स्टडी द प्रीफेस ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, तो उसमें आपको डिक्शन मिलेगा। सब सही सही शब्दों का चयन करके उसे सही सही स्थान पर रखना डिक्शन कहलाता है। नेक्स्ट, इसके बाद आता है मेलोडी। मेलोडी, मेलोडी मतलब म्यूजिक। इट इज अ पार्ट ऑफ म्यूजिक एंड मेलोडी मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द प्ले, अकॉर्डिंग टू द सीन ऑफ द प्ले, अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंसेज ऑफ द प्ले, अकॉर्डिंग टू द इंसिडेंट्स ऑफ द प्ले। जैसी घटनाएं घट रही हो उसी अनुसार म्यूजिक होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि शादी हो रही हो और मातम का गीत बज रहा हो, या मातम हो तो शादी का गीत बज रहा हो। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन गीत होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। नेक्स्ट आता है अगला, स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल मींस अपीयरेंस ऑफ द ऑडियंस, अपीयरेंस ऑफ द कैरेक्टर्स। अगर कोई दुखी है, किसी घर में कोई डेथ हुई है, कुछ हुआ है, वास्तव में कैरेक्टर दुखी है, तो उसके चेहरे से, भाव भंगिमा से यह पता चलना चाहिए कि वो दुखी है, बहुत कष्ट में है। मतलब जो कैरेक्टर्स होने चाहिए, अगर कोई राजा है तो बिल्कुल राजा की तरह वो सजा बजा हुआ होना चाहिए। केवल राजा है और वो लुंगी लगाए चला आ रहा है, पैजामा पहने चला आ रहा है और आप कहें राजा है, तो कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा। अपीयरेंस होना चाहिए, और जो ऑडियंस का अपीयरेंस हो, दर्शकों का ऑडियंस अपीयरेंस हो, देखने में जैसे लग रहे हो, वो कैरेक्टर्स के अपीयरेंस से मैच करना चाहिए। तब लगेगा कि ऑडियंस पूरी तरीके से इन्वॉल्व है उसमें। इसमें कोरिक कैरेक्टर्स होते हैं। कोरिक कैरेक्टर्स जो भविष्य, भूत और वर्तमान सबको गाना गा गा के बताते रहते हैं, कोरिक कैरेक्टर्स उन्हें हम कहते हैं। चलिए, अब महत्वपूर्ण तथ्य फिर से है, देखिए। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, यहां देखिए आप, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, according to Aristotle, a tragedy must observe three classical यूनिटीज। थ्री क्लासिकल यूनिटीज, एक ट्रेजेडी जो हो वो थ्री क्लासिकल यूनिटीज को ऑब्जर्व करे। थ्री क्लासिकल यूनिटीज, आगे देखिए, दीज यूनिटीज आर
Number one, unity of time. Number two, unity of place. And third is unity of action. यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन. यहां एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि दैट वेयर दीज यूनिटीज हैव बीन गिवन. तो दीज यूनिटीज हैव बीन गिवन इन पोएटिक्स. ये पोएटिक्स में दी गई हैं. जो सवाल उठ सकता है वो उठ सकता है कि आउट ऑफ दीज थ्री यूनिटीज विच यूनिटी हैज नॉट बीन डिस्कस्ड इन पोएटिक्स. ये यूनिटी ऑफ प्लेस, ये एग्जाम में आया भी है. देखिए, यूनिटी ऑफ प्लेस हैज नॉट बीन given in poetics. Which unity has not been given in poetics? That is unity of place. अब देखिए है क्या. यूनिटी ऑफ टाइम का मतलब होता है a play must end within a single revolution of the sun. जो प्ले है वो विदिन अ सिंगल रेवोल्यूशन ऑफ द सन समाप्त हो जाना चाहिए. व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय विदिन अ सिंगल रेवोल्यूशन ऑफ द सन. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार घूमती तो पृथ्वी है तो सूरज को क्यों घुमा रहे हैं. जब अरस्तु लिखा करते थे उस दौरान यही मान्यता थी कि सूरज घूमता है पृथ्वी के चारों तरफ, सूरज चक्कर लगाता है पृथ्वी का, न कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है. तब यही मान्यता थी. ठीक है, तो हमने उसी तरीके से बोला द प्ले मस्ट एंड विद इन 24 आवर्स. इसका मतलब ये नहीं कि कोई प्ले 24 घंटे चले. इसका मतलब होता है कि जो प्ले होना चाहिए उसकी कहानी 24 घंटे से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए. जैसे आजकल आप देखते हैं एक फिल्म में 3 पीढ़ियां दिखा देते हैं, इंसान मरता है, जन्म लेता है, बहुत कुछ हो जाता है. तो वो सब नहीं होना चाहिए. जनता कंफ्यूज हो जाएगी, दर्शक कंफ्यूज हो जाएंगे. 24 घंटे की कहानी ज्यादा नहीं होनी चाहिए. यूनिटी ऑफ प्लेस मतलब प्ले मस्ट बी परफॉर्म विद इन अ लिमिटेड प्लेस. 24 घंटे में जहां जहां तक की यात्रा की जा सकती है वहीं तक की बात की जानी चाहिए. ये नहीं कि उसी में जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया दिखाने लगे. जनता कंफ्यूज हो जाएगी कि अरे ये सब गए कैसे 24 घंटे में. ठीक है, तो शिफ्टिंग ऑफ सीन मस्ट बी लिमिटेड. कम से कम सीन होनी चाहिए. और यूनिटी ऑफ एक्शन इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिटी. यूनिटी ऑफ एक्शन जो होती है उसे सबसे महत्वपूर्ण यूनिटी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि एक्शन जो है उसी का इमिटेशन होता है ट्रेजेडी में, और वो है प्लॉट, और प्लॉट सबसे महत्वपूर्ण है. तो यूनिटी ऑफ एक्शन के अनुसार अ प्ले मस्ट डील विद अ सिंगल डोमिनेंट सिचुएशन. अ प्ले मस्ट डील विद अ सिंगल डोमिनेंट सिचुएशन. If a play is a tragedy, it must be tragedy from beginning to the last. एक सिंगल डोमिनेंट सिचुएशन से प्ले को डील होना चाहिए. अगर कोई प्ले एक ट्रेजेडी है तो शुरू से अंत तक ये ट्रेजेडी होनी चाहिए. एंड इफ इट इज अ कॉमेडी, अगर ये कॉमेडी है तो इट मस्ट बी अ कॉमेडी फ्रॉम बिगिनिंग टू द लास्ट. शुरू से अंत तक की कॉमेडी होनी चाहिए. मतलब या तो प्योर ट्रेजेडी हो या तो प्योर कॉमेडी हो. एंड देयर मस्ट नॉट बी द ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेजिक एंड कॉमिक एलिमेंट्स. ट्रेजिक और कॉमिक एलिमेंट्स का मिश्रण नहीं होना चाहिए, वो बिगड़ जाता है. क्योंकि अगर इनका मिश्रण हो जाएगा तो ना वो ट्रेजेडी रह जाएगी ना कॉमेडी रह जाएगी. और जो कैथार्टिक इफेक्ट इसके बाद मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो हो ही नहीं पाएगा, इफेक्ट आ ही नहीं पाएगा. ठीक है, चलिए देखिए अब बात आती है कैथार्टिक इफेक्ट की.
जब हमने शेक्सपियरियन ट्रेजेडी को डिस्कस किया था तो उसमें थोड़ा सा हमने कैथार्टिक इफेक्ट को डिस्कस किया था, लेकिन यहां आप डिटेल्स में कैथार्टिक इफेक्ट को देख लीजिए। कैथार्टिक इफेक्ट या कैथारसिस, अगर इसे हम ग्रीक में लिखें तो सी की जगह के हो जाएगा, तो ये आपको ऐसे भी मिल सकता है कहीं कहीं, कैथारसिस ऐसे भी आपको मिल सकता है, ठीक है, कैथारसिस। अब अगर आपसे पूछा जाए कैथारसिस क्या है, तो कैथारसिस सिंपली मींस परगेशन। परगेशन, ठीक है। इसी को अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो प्योरिफिकेशन, शुद्धिकरण, आत्मा को, शरीर को हर तरीके से शुद्ध कर देती है। एक्चुअली जो आपके अरिस्टोटल थे वो ही वांटेड टू यूज ट्रेजेडी एज अ मेडिकल डिवाइस। वो चाहते थे कि ट्रेजेडी के थ्रू हम बहुत सारा उपचार कर दें। इनका मानना था कि जो गरीब लोग होते हैं समाज के, जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, या जो बड़े लोग भी हैं, दिन भर मेहनत करके रात को जब वो ट्रेजेडी देखें तो ट्रेजेडी में उन्हें अपना कैरेक्टर दिखाई दे, और अपना कैरेक्टर जब दिखाई देगा तो जीवन के दुखों से वो बिल्कुल नजदीक हो जाएंगे, और उन जीवन के दुखों को वो जब याद करेंगे तो रोएंगे, और रोने पर जो आंसू निकलेंगे उन आंसुओं के साथ उनके जो शरीर के फेक एंड फायर एंड मटेरियल्स होंगे वो बाहर आ जाएंगे, उनको एक आराम आएगा। आप देखते होंगे जब आपको बहुत कष्ट हो जाता है और आप रो लेते हैं तो थोड़ा सा आपको आराम महसूस होता है, उसी आराम की बात ये कर रहे हैं। बहुत ज्यादा ट्रेजेडी हो, बहुत ज्यादा टेंशन हो, बहुत ज्यादा डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन हो, उसके बाद जब आपको थोड़ा सा आराम मिलता है, दैट इज कॉल्ड कैथार्टिक इफेक्ट और कैथारसिस, ठीक है। देखिए कॉम्पटन रिकेट कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं कॉम्पटन रिकेट, मैंने आपको बताया भी था शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में, फिर से बता देता हूं। कॉम्पटन रिकेट क्या कहते हैं, कैथारसिस is a pleasurable vent of overcharged feelings। जो कैथारसिस होता है वो प्लेजरेबल वेंट, वेंट मतलब वे, वेंट मतलब वे रास्ता। अभी मैं समझाता हूं ये क्या है। जब आपकी भावनाएं अति आवेशित हो जाती हैं तो कुछ न कुछ शरीर में रास्ता बनाती हैं, और रास्ते के माध्यम से वो बाहर निकलने का प्रयास करती हैं, और जब निकल जाती है वो भावनाएं तो जो आपके शरीर को रिलैक्स मिलता है वो ही कैथार्टिक इफेक्ट है। ये कौन कहता है, ये कहते हैं कॉम्पटन रिकेट। कैसे, एक दूसरे उससे समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे चट्टाने हैं, प्लेट्स हैं, आप जानते हैं ये। अब मान लीजिए भूकंप आता है, भूकंप से ज्वालामुखी बनता है। अब जब इसमें उष्मा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो वो बाहर निकलने का प्रयास करेगी, और जब नहीं निकल पाएगी ऊपर का जो क्रस्ट है उसके कारण, पपड़ी है, तो पृथ्वी में थोड़ा कंपन होने लगेगा, प्लेट्स आपस में कांप रही है गर्मी के कारण, और इतना ज्यादा कांपेंगी कि कहीं न कहीं एक रास्ता बन जाएगा, और उसी रास्ते के माध्यम से सारी उष्मा बाहर चली जाएगी, और जो बाहर चली जाएगी वही क्या बनेगी, ज्वालामुखी। ये क्या है, वोल्केनो है। और उससे पहले का प्रोसेस क्या है, जब पृथ्वी थोड़ा सा वाइब्रेट करती है, दैट इज कॉल्ड अर्थक्वेक, उसे हम क्या कहते हैं, भूकंप। लेकिन जब ये उष्मा बाहर चली जाती है देन ये पृथ्वी जो होती है बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाती है, आराम से हो जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड कैथार्टिक इफेक्ट। जब वही जो पृथ्वी के साथ होता है वही इंसान के साथ होने लगता है, अंदर बहुत उष्मा हो गई, कांपने लगा, फिर धीरे धीरे उसकी उष्मा बाहर निकली, फिर जो उसको आराम आया उसी को कहते हैं कैथार्टिक इफेक्ट। और ये जिस रास्ते से उष्मा बाहर जा रही है इसी को हम क्या कहते हैं, वेंट। ये ज्योग्राफी से रिलेटेड शब्द है, दैट इज कॉल्ड वेंट। ये देखिए, दैट इज कॉल्ड वेंट, ये रास्ता है। और ये जो बाहर उष्मा जा रही जब तक ये पृथ्वी के अंदर होती है इट इज कॉल्ड मैग्मा, और जैसे ही एज इट वेंट आउट ऑफ द अर्थ इट केम टू बी नोन एज
लावा, इसको लावा कहते हैं, ठीक है। तो ये एरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी है, जिसे ग्रीक ट्रेजेडी कहते हैं, क्लासिकल ट्रेजेडी कहते हैं। आज के लिए इतना, लेकिन रेगुलर क्लासेस लेने के लिए, ऐप पर लेने के लिए आप आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के चैनल से जुड़िए, एडमिशन लीजिए। एडमिशन प्रोसेस जानने के लिए दिए गए नंबरों पर आप कॉल करिए, एंट्री नंबर देख लीजिए कैसे क्या करना है, वहां आपको प्रोसेस बताया जाएगा कि एडमिशन कैसे होगा। और जितना जल्दी ले लेंगे, वैकेंसी आने वाली है, उतना ज्यादा आपका फायदा होगा। सो दिस मच टुडे, एंड the next video will meet tomorrow. Thank you.